वेलकम टू केएमबी क्लासेस। मैं तरुण सर और आज हम देखेंगे बीए ऑनर्स थर्ड ईयर का पेपर यूनाइटेड नेशन एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संघर्ष। इसमें हम संयुक्त राष्ट्र का ऐतिहासिक अवलोकन यानी कि एन हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ यूनाइटेड नेशन के बारे में समझेंगे, यानी कि किस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्भव होता है, इसका जन्म कैसे होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो क्लिक कर ले और बेल आइकन्स को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फिर बिना किसी देर के हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्भव कैसे हुआ। यहाँ हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्र संघ की स्थापना। तो प्रथम विश्व युद्ध, उसके पश्चात जो है राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और कैसे होती है इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के अलावा हेग व्यवस्था भी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत को नहीं रोक सकी। यह युद्ध यूरोप के दो समूहों के बीच लड़ा गया था, किंतु जल्दी ही बाकी महाद्वीपों में भी फैलता गया। यह युद्ध जर्मनी की हार के साथ समाप्त हुआ और युद्ध के दौरान रूसी क्रांति जैसी प्रमुख घटना घटी। इस युद्ध के पश्चात एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की खोज शुरू हो गई जो इस तरह के युद्धों को रोकने में सक्षम हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने राष्ट्र संघ नामक एक संस्था के विकल्प के रूप में सामने रखा। उनका सुझाव मान लिया गया और 20 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। किंतु इस संस्था का दुर्भाग्य यह था कि इसकी संरचना वर्साय के संधि के दौरान हुई थी, जिसे बहुत से देश जो है भेदभावपूर्ण मानते थे और इसी कारण से राष्ट्र संघ की विफलता सामने आई। राष्ट्र संघ की विफलता के कारण और प्रभाव को हम यहाँ पे समझेंगे कि किस तरह से राष्ट्र संघ विफल हुआ, उसके क्या कारण थे, उसके क्या प्रभाव निकले। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के साथ हुई। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना था, किंतु कुछ कारणों से ना ही यह अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकी और ना ही अपने सिद्धांतों को लागू कर सकी। इसके असफल होने के कई सारे कारण हैं जो एक एक करके हम समझेंगे। पहला कारण है सामूहिक सुरक्षा के मामले पर मतैक्य का सिद्धांत। तो सामूहिक सुरक्षा के जो मामले होते थे उस पर हमेशा सामूहिक सुरक्षा के मामलों पर हमेशा ही आम सहमति का अभाव पाया जाता था, आम सहमति नहीं बन पाती थी, जिस कारण से राष्ट्र संघ जो है विफल हुआ। दूसरा कारण है तुष्टीकरण की नीति, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस की जर्मनी, इटली और जापान के प्रति जो है तुष्टीकरण की नीति हमेशा अपनाते थे, अलगाववादी नीतियां बनाते थे और इस कारण से भी राष्ट्र संघ जो है विफल हो गया। तीसरा कारण राष्ट्र संघ के पास अपनी सेना ना होना भी एक अहम कारण माना जाता है, क्योंकि इसके पास खुद की एक अपनी सेना नहीं थी। और चौथा कारण है राष्ट्र संघ को छोड़ने का अधिकार। तो सभी सदस्य राष्ट्रों को यह अधिकार मिला हुआ था कि वह राष्ट्र संघ के सदस्यता का अधिकार छोड़ सकते हैं। इस तरह इन सभी कारणों की वजह से ही राष्ट्र संघ विफल हो गया। अब हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवस्था का जन्म कैसे होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के पश्चात जब अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ शामिल हुए तो इस युद्ध का पूरा प्रतिरूप ही बदल गया। धुरी राष्ट्र जो कि तेजी से पेरिस और लंदन की ओर बढ़ रहे थे, अचानक युद्ध में हारने लगे। इस स्थिति में मित्र राष्ट्रों ने एक नई और अधिक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की बात की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई कुछ प्रमुख बैठकें निम्नलिखित हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना
के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे कि लंदन घोषणा 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था हेतु 4 प्रमुख स्वतंत्रताओं का जिक्र किया और ये स्वतंत्रताएं थी जैसे कि भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म पालन की स्वतंत्रता, गरीबी से स्वतंत्रता और भय से स्वतंत्रता। दूसरा जो चार्टर आया वह आया अटलांटिक चार्टर 1941 में। 1941 में ही मित्र राष्ट्र और चीन के नेता अटलांटिक महासागर में मिले और एक 26 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें से प्रमुख एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तैयार करने की घोषणा थी। और इसी चार्टर में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार प्रस्तुत किया गया। इसके बाद मास्को घोषणा पत्र जो कि 1942 में आया, और यहाँ हम देखते हैं कि 1942 में पहले मास्को में और फिर वाशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र संघ के नए नाम को घोषित किया जाता है। इसके बाद तेहरान और डम्बार्ट ओक्स सम्मेलन जो कि 1943 में हुआ। 1943 और 1944 में तेहरान ओक्स में बैठकें हुई, जिसका प्रमुख कार्य था संघ के लिए एक चार्टर तैयार करना। याल्टा सम्मेलन 1945, फरवरी 1945। इस सम्मेलन में रूजवेल्ट, स्टॉलिन तथा चर्चिल ने हिस्सा लिया और इस सम्मेलन में सुरक्षा परिषद में पांचों अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही याल्टा में हुई बैठक उपरोक्त सभी बैठकों में से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस बैठक में 5 महाशक्तियों को निषेधाधिकार प्रदान किया गया। इस बैठक के द्वारा ही भूतपूर्व सोवियत संघ के अलावा उसके 2 गणराज्यों को भी अलग से सदस्यता प्रदान की गई। ये गणराज्य थे बेलारूस तथा यूक्रेन। और अंतिम में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन अप्रैल 1945 में आया, और इसमें देखते हैं कि 26 अप्रैल संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना हेतु अंतिम बैठक अप्रैल और अक्टूबर के महीने में सैन फ्रांसिस्को में हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस संस्था में कुल 51 प्राथमिक सदस्य होंगे और सभी स्वतंत्र प्रभु सत्ता संपन्न देशों को ही इसकी सदस्यता ग्रहण करने का अधिकार होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सभी स्वतंत्र और संप्रभु संपन्न देश ही इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि भारत और फिलीपींस इसके सदस्य बने, जबकि ये उस समय स्वतंत्र देश नहीं थे। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था का गठन होता है, जिसमें विभिन्न सम्मेलनों द्वारा आयोजित घोषणाएं और बैठकें अहम भूमिका निभाती हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे विश्लेषकों का यह मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना राष्ट्र संघ से बेहतर थी, किंतु यहाँ पर यह नहीं भूलना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना युद्ध के दौरान हुई शांति संधियों का ही परिणाम है। अंततः इस तरह हमने इस अध्याय में संयुक्त राष्ट्र संघ के बैकग्राउंड को देखा, उसका उद्भव कैसे होता है इसको समझा है। आगे आने वाली वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांत को समझेंगे, महासभा के बारे में जानेंगे, सामाजिक और आर्थिक जो परिषद है उसको जानेंगे, सुरक्षा परिषद को समझेंगे, यानी कि सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि उन्हें लगातार वीडियो मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में जानेंगे।